हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में फिजिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था, ठीक है, और उसमें आपको पढ़ाया गया था विद्युत आवेश। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। बच्चों आपको कल पढ़ाया गया था कि विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश के बारे में आपको बताया गया था कि विद्युत आवेश क्या होता है। कि विद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है और स्वयं उसको अनुभव भी करता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आपको बताया था कि आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं और इसका SI यूनिट जो होता है वो कूलॉम होता है, C से रिप्रेजेंट, ठीक है। और आपको बताया गया था कि जो आवेश होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा बताया गया था ऋणावेश, ठीक है। ऋणावेश धनावेश आपको बताया गया था कि धनावेश किसके कारण उत्पन्न होता है कि जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वह ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। और आपको बताया गया था कि आवेश 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, धनावेश ऋणावेश। और किस प्रकार से यह आवेश उत्पन्न होता है, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी आपको बताया गया, ठीक है। तो आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है। और बच्चों जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके पिछले लेक्चर को देखना, जहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आवेश क्या होता है और कैसे उत्पन्न होता है। देखिए अगला टॉपिक है, जैसे इस यूनिट का नाम था स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब स्थिर विद्युत की का मतलब, स्थिर का मतलब रुका हुआ, यानी कि स्थिर विद्युत का मतलब है कि विद्युत आवेश, यानी कि जो स्थिर विद्युत आवेश है वो क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, उसके कारण क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। यानी कि स्थिर विद्युत का मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी स्थिर आवेश के प्रभाव को, स्थिर आवेश के प्रभाव के कारण उसके जितने प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसको हम स्थिर विद्युत की कहते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत का मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। यानी कि स्थिर आवेश क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, कैसे उत्पन्न कर सकता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम स्थिर विद्युत की कहते हैं। जैसे स्थिर विद्युत के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, हुआ, वैद्युत फ्लक्स, धारिता, ये सभी स्थिर आवेश के प्रभाव हैं, स्थिर आवेश के प्रभाव। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्थिर आवेश क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, किस किस प्रभाव को अनुभव कर सकता है, क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है,
उसे हम स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यानी कि जो स्थिर आवेश होता है वह जो प्रभाव उत्पन्न करता है तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर विद्युत की। अब यहां पे बच्चों एक नोट डाउन आपको करना है कि जो स्थिर आवेश होता है वह केवल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, वैद्युत बल उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से होता है विद्युत गतिकी, या कह सकते हैं गतिकी विद्युकी, यानी कि विद्युत गतिकी। तो विद्युत गतिकी का मतलब है, विद्युत गतिकी का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत गतिकी कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत गतिकी में हम अध्ययन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, ये सब विद्युत गतिकी के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों यहां पे एक पॉइंट नोट करना जरूर है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे, यानी कि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। अब अगला टॉपिक है आवेशन की विधियां, यानी किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को, किसी चालक को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। आवेशित होने का मतलब उस पर आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो बच्चों किसी वस्तु को, किसी चालक वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट है घर्षण द्वारा, नंबर 2 चालन द्वारा, और थर्ड विधि होती है विद्युत प्रेरण द्वारा। तो बच्चों किसी चालक वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं? फर्स्ट विधि होती है घर्षण द्वारा, सेकेंड चालन द्वारा, और थर्ड होती है विद्युत प्रेरण द्वारा। 3 विधियों द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो फर्स्ट विधि है घर्षण द्वारा। देखिए बच्चों, इसके बारे में आपको कल भी बताया गया था। घर्षण द्वारा का मतलब जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से घर्षण के कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, यानी कि ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। तो जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, उनमें घर्षण उत्पन्न करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, अर्थात एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और एक पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है।
जिसके कारण जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित हो जाती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वह ऋणावेशित हो जाती है। और यही कहलाता है हमारा, इसी को हम कहते हैं घर्षण विद्युत की। क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण विद्युत की, यानी घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होना, आवेश उत्पन्न होना। ठीक है, जैसे देखिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय अगर हम अपनी शर्ट को निकालते हैं, अपने वस्त्र निकालते हैं, हमें चटर चटर की आवाज होती है, तो वो किसके कारण होती है? उसमें जब वहां पे घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है तो चटर चटर की आवाज होती है। इसी प्रकार से बादलों में बिजली का उत्पन्न होना वो भी किसी के कारण हो रहा है? घर्षण के कारण होता है। ठीक है, अब इस विधि में एक वस्तु धनावेशित, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धनावेशित, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो क्या होती है? ऋणावेशित। ठीक है, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धनावेशित होगी और जिस पे वृद्धि वह ऋणावेशित। ठीक, और इस प्रक्रिया में जिस वस्तु पर, यानी कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कमी हुई है उस पे प्लस क्यू आवेश, जिस पे वृद्धि माइनस क्यू, यानी कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का जो परिमाण होता है, यानी कह सकते हैं कि दोनों वस्तुएं समान परिमाण से आवेशित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। कितने की? एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस वस्तु पे कितना आवेश आएगा? प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹। इस पर एक की वृद्धि हो गई तो इस पर कितना आवेश? ये आपको बताया था कल इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। जिस बच्चे ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज इसको देखिए जरूर। ठीक है, तो इस पर वृद्धि हुई है तो इस पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। अर्थात घर्षण में दोनों वस्तुओं पर आवेश का जो परिमाण होगा इक्वल होगा, बस आवेश की प्रकृति क्या होती है? विपरीत। ठीक है, जिस वस्तु पर जितना एक वस्तु पे आवेश होगा प्लस क्यू, तो उतना ही दूसरी वस्तु पर होता है माइनस क्यू। ठीक है, तो इसी विधि को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन और यह कहलाता है घर्षण विद्युत की। अब देखिए सेकंड विधि, देखिए सेकंड विधि है आवेशन की सेकंड मेथड, चालन द्वारा। अब चालन द्वारा किसी वस्तु को, किसी चालक वस्तु को आवेशित किया जाता है, उस पर आवेश उत्पन्न किया जाता है। जैसे इस विधि में क्या करते हैं? किसी आवेशित वस्तु को, किसी आवेशित चालक को हम दूसरे अनावेशित वस्तु से, अनावेशित चालक से जोड़ते हैं। जैसे बच्चों आप जानते हैं किसका सिंबल है, किसका साइन है? बैटरी का, यानी कि सेल का, विद्युत सेल का। विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव ध्रुव और एक नेगेटिव। इसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है दो समांतर लाइन से, एक लाइन बड़ी होगी और एक लाइन छोटी। जो बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव ध्रुव को व्यक्त करती है, छोटी होती है नेगेटिव को। तो जब इन दो ध्रुवों से हम किसी आवेशित चालक को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये दो आवेशित चालक है, मान लीजिए अब इस आवेशित चालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया तो ये चालक जो हो जाता है ऋण आवेशित हो जाएगा, इस पे माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। और इसको अगर पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आवेशित हो जाएगा। अब ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण। जैसे इस पे बैटरी के इस ध्रुव पे ऋण आवेश था तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन दाब ज्यादा है, तो यहां से क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस पर पहुंच जाते हैं और इसको ऋण आवेशित कर देते हैं। ठीक है, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रॉन दाब बराबर नहीं होता। सेम यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दाब कम है तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पर आ जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी विधि कहलाती है हमारी चालन विधि। चालन विधि में क्या करेंगे? किसी आवेशित चालक को पहले से आवेशित है, दूसरे अनावेशित चालक से जोड़ा जाता है। तो जिस
वस्तु को हमने जोड़ा है वो समान प्रकृति से क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अगर धनावेशित चालक से जोड़ा गया है तो धनावेशित हो जाएगी वस्तु, अगर ऋणावेशित चालक से जोड़ा गया है तो ऋणावेशित हो जाती है। अब तीसरी विधि है, थर्ड विधि कहलाती है विद्युत प्रेरण द्वारा। विद्युत प्रेरण या वैद्युत प्रेरण। अब देखिए विद्युत प्रेरण का मतलब क्या होता है। जैसे प्रेरण तो आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रेरणा, इंस्पायरेशंस। और इंस्पायरेशंस का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने अंदर ढाल लेना, उसको देखकर अपने अंदर वह गुण डेवलप कर लेना। इसी को क्या कहते हैं, इंस्पायर होना। किसी को देखकर कि हाँ वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत प्रेरण का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी अनावेशित चालक के पास जब कोई दूसरा आवेशित चालक लाते हैं, कैसा चालक लाते हैं, आवेशित, अर्थात इस पे ऑलरेडी पहले से ही आवेश है। तो जब हम यानी इनको आपस में जोड़ा नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि चालन और विद्युत प्रेरण में अंतर है। चालन विधि में जोड़ा जाता है आवेशित चालक को और अनावेशित चालक को, लेकिन यहां पे जोड़ा नहीं जाएगा। अब एक चीज और बच्चों, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि चालक क्या होता है। ये विद्युत चालकता के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। विद्युत चालकता के आधार पे पदार्थ 3 भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं। कुचालक जिनमें ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनमें आवेश का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको हम कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, लकड़ी, ये सब क्या कहलाते हैं, कुचालक। और अर्धचालक जो होते हैं ये चालक और कुचालक की बीच की कैटेगरी होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल स्थिति में कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तो उनकी चालकता बढ़ जाती है, तो उनको कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो विद्युत प्रेरण का मतलब क्या था कि जब हम किसी अनावेशित चालक के पास दूसरा आवेशित चालक रखते हैं तो ये जो अनावेशित वस्तु होती है, अनावेशित चालक होता है, वह भी इसको देखकर ये भी रंग बदल जाता है, अर्थात ये भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और रंग बदलने का ये नहीं कि इसका रंग बदल गया, यानी इस पे आवेश आ जाता है। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो प्रेरण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसकी प्रकृति विपरीत होती है। यानी प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है। अर्थात अगर हमने ये धनावेशित लिया है तो इस वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। और यदि ये ऋणावेशित है तो ये क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। इसी को हम देखिए एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने 2 धात्विक गोले लिए और ये आपस में जुड़े हुए हैं मान लीजिए, और इनको किसी विद्युत रोधी स्टैंड पे हमने रख दिया। ठीक है, और इसके पास हम एक आवेशित चालक लाए, मान लीजिए धनावेशित चालक हम इसके पास लाए, तो हम ये पाते हैं कि ये जो पास वाला गोला होता है खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, आवेशित। और इस पे आवेश कैसा उत्पन्न होगा, अगर ये धनावेशित है तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। और इसके पास का गोला जो है, अगर ये दोनों को स्पर्श कर रहे हैं तो ये दूर वाली सतह क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है।
ये सब जो हो रहा है कि यहां पे ऋणावेश और ये धनावेश आ रहा है, तो ये हो रहा है, इसको कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत के आधार पे हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए आवेशित यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है आवेश के मूलभूत गुण यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि आवेश में क्या क्या मूलभूत उसके बेसिक क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि समान आवेशित वस्तुओं में प्लस क्यू या माइनस क्यू समान आवेशित वस्तुएं जो होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर भागती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यानी कि समान आवेशित वस्तुएं क्या होती हैं, समान आवेशित चालक जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, और विपरीत आवेशित का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, एक वस्तु पर धनावेश और एक पर ऋणावेश है तो इनके मध्य जो होता है आकर्षण होता है, अर्थात एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कि समान आवेशित अर्थात धनावेश या ऋणावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दूसरा कि विपरीत आवेशित वस्तुओं में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी होती है आवेशों के योगस का नियम। यह कह देते हैं आवेशों के योग का नियम। आवेशों के योग का नियम होता है कि किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश, कि कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, तो उस निकाय का जो कुल आवेश होता है उस निकाय में उपस्थित अलग अलग जो आवेश हैं या कह सकते हैं भिन्न भिन्न जो आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे समझिए ये कोई विलगित निकाय है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हैं। जैसे देखिए एक आवेश रखा है पहला प्लस Q1, दूसरा आवेश रखा है माइनस Q2, तीसरा आवेश रखा है माइनस Q3, चौथा रखा है माइनस Q4। और आपसे पूछा गया बताइए इस निकाय के अंदर कुल आवेश कितना है। तो आवेशों के योग का नियम ये कहता है किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होगा, यानी कुल आवेश जो होता है वह उस निकाय के अंदर उपस्थित जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। देखिए बच्चों ध्यान रखना, हम दो प्रकार का योग पढ़ते हैं। एक होता है बीजगणितीय योग और दूसरा होता है सदिश योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि राशियों को चिन्ह सहित
जोड़ना। और सदिश योग का मतलब है वेक्टर के नियमों से जोड़ना, यानी कि जो सदिश राशियां हैं उनको वेक्टर के नियमों से जोड़ना। ठीक है, तो बीजगणितीय योग का मतलब राशियों को उनके चिन्ह सहित जोड़ना, चिन्ह सहित। पॉजिटिव तो पॉजिटिव यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करेंगे। और सदिश योग का मतलब है वेक्टर के नियमों से जोड़ना। आपने वेक्टर के योग के नियम 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, जिसका फॉर्मूला था मैथमेटिकली r इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और बीजगणितीय योग का मतलब सिंपल में जिस प्रकार से आप योग करते सिंपल, उसी प्रकार से उसको ऐड कर देना, लेकिन चिन्ह सहित करना। तो योग का नियम यह था कि किसी विलकित निकाय का जो कुल आवेश होगा उस निकाय के अंदर जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर, अर्थात Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। ये कहलाता है आवेशों के योग का नियम। एक सेकंड एग्जाम्पल और समझिए। जैसे एक कोई विलकित निकाय है और इसके भीतर मान लीजिए ये दो आवेश रखें प्लस 4 कूलम और एक ये माइनस 6 कूलम। तो आपसे पूछा गया बताइए इस निकाय पे कुल आवेश कितना है, तो कुल का मतलब इनको योग करेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, बस दोनों आवेशों को योग कर दीजिए। लेकिन योग कैसे करेंगे, चिन्ह सहित करेंगे। तो प्लस 4 और माइनस 6 कितना हुआ, माइनस के 2 कूलम। तो ये कहलाता आवेशों के योग का नियम कहलाता। ठीक, अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश का संरक्षण का नियम यह कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, आवेश को ना तो हम यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश जो होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे देखिए आपको बताया गया था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती है। जैसे मानिए ये एक विलकित निकाय है, मान लीजिए ये कोई निकाय है और ये दो वस्तुओं से मिलकर बना है। दो विलकित वस्तुओं से विलकित निकाय है, दो वस्तुओं से मिलकर बना है, आवेशित नहीं है। इसका नेट आवेश इस पे कितना, इस निकाय का कुल आवेश कितना, 0। अब हमने क्या करा, इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा। तो रगड़ने से क्या होगा बच्चों कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, और एक वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित, और एक वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। और आपको बताया गया कि जो वस्तु जितने आवेश से धनावेशित होती है दूसरी वस्तु पर भी उतना ही ऋणावेश आ जाता है।
या दूसरी वस्तु पे उतना ऋण आवेश आ जाता है। अर्थात मान लीजिए इस वस्तु पर आवेश आया प्लस क्यू, तो दूसरी वस्तु पे कितना आएगा, माइनस क्यू आवेश आएगा। तो अगर हम इसका नेट आवेश निकालें, कुल आवेश निकालें, तो कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट आवेश कितना, 0। यानी कि पहले भी आवेश 0 था, बाद में भी आवेशित होने के बाद भी कुल आवेश क्या रह रहा है, 0 ही रह रहा है। तो इसी को कहते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। और देखिए सेकंड एग्जाम्पल, जैसे मानिए ये सोडियम, मान लीजिए एक NaCl है, ये सोडियम परमाणु। अब ये NaCl जो है ये किससे मिलकर बना है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक। अब देखिए यहां पर, अब ये सोडियम आयन किससे मिलकर बना होगा, सोडियम परमाणु से। क्लोरीन परमाणु किससे मिलकर बना, क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना। सोडियम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पे धनावेश आ गया। अब क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो इस पे कैसा आ गया, ऋण आवेश। यानी कि इस पे जो आवेश आता है, एक इलेक्ट्रॉन कमी के कारण आवेश आता है, तो इस पे कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इस पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो इस पे कितना आवेश आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण इतना आवेश। अगर इसका हम नेट आवेश निकालें, टोटल आवेश निकालें हम, तो प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और ये माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो नेट आवेश कितना हुआ, 0। यानी कि पहले भी परमाणुओं पे कोई आवेश नहीं था, नेट आवेश 0, आवेशित होने के बाद भी नेट आवेश क्या रहा, 0 ही रहा। तो यही कहलाता है, इसी को कहते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, इसको समझने से पहले आप ये समझिए मूल आवेश। मूल आवेश, तो मूल आवेश का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण को, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश का परिमाण, जो उसकी आवेश की वैल्यू है, उसको हम मूल आवेश कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, और इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अब आप समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है, जैसे इसको आप समझें तो आप समझिए, सपोज करो जैसे अभी आपको बताया गया कि कोई घर्षण विद्युत के द्वारा आपको बताया गया कि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, जिसके कारण वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। अब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। सपोज एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो इस पे कितना आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कमी के कारण इस धनावेश आ जाएगा कितना, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो ऋणावेश आ जाता है कितना, माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। मान लीजिए अगर 2 की कमी होती है तो इस पे कितना आवेश हो जाता है, 2 × 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इस पर 2 × माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। मान लीजिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इस पर आवेश इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना। अर्थात जो हम ये देख पा रहे हैं कि जो आवेश की वैल्यू आ रही है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का जो परिमाण है उसका क्या है,
पूर्ण गुणज है, या तो 1 गुना है या 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चले जाए, कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। यानी कि जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो मूल आवेश का इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही या तो 1 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, यानी कि इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो रहा है। और इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। अर्थात प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो कुल आवेश होता है एक निश्चित मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, यानी E का क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, जहां इसको कह देते हैं E बराबर मूल आवेश, E बराबर क्या होता है, मूल आवेश, और N का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। N इज इक्वल टू है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और प्लस का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है आवेश पर वेग का प्रभाव। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आवेश की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उसके मूलभूत गुण। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे जैसे ही आपकी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते चलना, और जल्दी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर के संबंध में कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद, थैंक यू।